बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होगा बेटा, स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे अपने टॉपिक को विद द नेम ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, और उसमें हमने थर्ड मार्केट को डिस्कस किया जो कि थी मनी मार्केट। अगर बेटा उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से क्वेश्चन। ऐसी मार्केट जहां पे वो सिक्योरिटीज मिलेंगी जिनकी मेच्योरिटी लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर होगी। उसमें आपको 3 तरह के पेपर्स मिलेंगे, एक टी-बिल्स के नाम से, एक कमर्शियल पेपर के नाम से, और एक बैंकर एक्सेप्टेंस के नाम से। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनीवन? सर बैंकर एक्सेप्टेंस के बारे में बता दें। ये दोबारा बोले, सॉरी ऊंची बोले। बैंकर एक्सेप्टेंस के बारे में आप बता दें सर। बेटा बैंकर एक्सेप्टेंस एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जिसके बैक एंड के ऊपर किसी बैंक की गारंटी होती है, यानी सिक्योरिटी का नाम बैंकर एक्सेप्टेंस होगा। वो सिक्योरिटी एक ऐसी सिक्योरिटी होगी जिसके बैक एंड के ऊपर किसी की गारंटी होगी, और वो गारंटी बैंक की होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एबीसी कंपनी है, बिल्कुल न्यू कंपनी है, उसके बारे में हम नहीं जानते, उसको पैसों की जरूरत है, उसने कहा जी बैंकर एक्सेप्टेंस के नाम से एक सिक्योरिटी इशू कर दी। अब हम लोग नहीं खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो एक नई कंपनी है, हम चाहेंगे यार ये कंपनी नहीं है, पता नहीं पैसे लेके भाग ना जाए। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि सिक्योरिटी के पीछे किसी बैंक ने गारंटी दी हुई है, यानी लाइट बैंक हो गया, एमसीबी हो गया, कोई भी बैंक, वेल रिप्यूटेड बैंक जो होते हैं किसी कंट्री के, उसने गारंटी दी है भाई कि आप ये सिक्योरिटी खरीदो। अगर ये कंपनी आपके पैसे वापस नहीं करती, 3 माह 6 माह जितने अरसे के लिए उसने इशू किया सिक्योरिटी, अगर ये पैसे नहीं वापस करती, आपके साथ फ्रॉड करके भाग जाती है, तो द बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। जब बीच में कोई गारंटर आ जाएगा तो बड़े डेफिनेटली फिर हम जो है उस सिक्योरिटी को खरीदने की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अब पता है कि यार अगर ये कंपनी भाग भी जाती है, फ्रॉड भी कर जाती है, तो बैंक ने तो इसी मुल्क में रहना है ना, तो वहां पे चांस ऑफ फ्रॉड कम हो जाता है। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल आप मुझसे लोन लेते हैं, आप कहते हैं कि सर मुझे पैसों की जरूरत है, मैं कहता हूँ यार कोई गारंटर लेके आओ अपना। आप कोई ऐसे बंदे को गारंटर लेके आते हो जो वेल रिप्यूटेड पर्सन है, तो मैं पॉसिबल उसकी गारंटी के ऊपर मैं आपको पैसे दे दूं। मुझे पता है कि अगर आप भाग भी के पैसे लेके तो क्या होगा, वो गारंटर तो यहीं पे होगा ना, एंड दैट गारंटर इज अवेलेबल। अब क्वेश्चन ये है कि वो गारंटर जो है वो आपकी गारंटी क्यों देगा, यानी बैंक कंपनी की गारंटी क्यों देगा। उसके लिए मैंने आपको रीजन ये बताई कि मे पॉसिबल बैंक ने उस कंपनी के सारे एसेट्स प्लेज किए हों, कि बैंक है भाई जितने भी आपके एसेट्स है ये पहले मेरे पास गिरवी रखवाओ, देन मैं गारंटी दूंगा। बेटा बैंक भी कभी अपने आप को रिस्क में नहीं आने देता, मे पॉसिबल वो उस गारंटी को चार्ज भी कर रहा हो, फीस वगैरह भी चार्ज कर रहा हो कि भाई मैं आपकी गारंटी दे रहा हूँ तो इतने पैसे मैं भी लूंगा। तो क्योंकि बैंक बेटा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, बैंक ने अपने आप को लॉस में नहीं जाने देना। गॉट द आइडिया बेटा? जी सर। ओके। फोर्थ मार्केट है बेटा हमारे पास कैपिटल मार्केट। जिस तरह मैंने आपको मनी मार्केट पढ़ाया था, मनी मार्केट क्या थी बेटा? द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटीज आर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर सोल्ड एंड परचेज। सेम डेफिनेशन है, जस्ट आपने लिख देना द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज हुज मैच्योरिटीज आर मोर देन 1 ईयर सोल्ड एंड परचेज। वही डेफिनेशन रहने दें। फर्क सिर्फ बेटा ये है कि जहां पे आपने लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर किया था, वहां पे अब आप कर देंगे मोर देन 1 ईयर। यानी ऐसी मार्केट जहां पे वो सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा होगी वो सेल और परचेज की जाएंगी, दैट इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। अब आप चाहते हैं कि सर मैंने पैसा लगाना है 2 साल के लिए, मैंने पैसा लगाना है 1.5 साल के लिए, मैंने पैसा लगाना है 4 साल के लिए, मैंने पैसा लगाना है 5 साल के लिए। तो फिर बेटा यहाँ पे आपको 2 सिक्योरिटीज मिलेंगी जो कि आपको इस मार्केट में मिलेंगी। एक सिक्योरिटी का नाम होगा बॉन्ड्स, और एक सिक्योरिटी बेटा आपको मिलेगी शेयर्स के नाम से। और शेयर जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किए थे बेटा, यहाँ पे बॉन्ड्स का हरगिज मतलब ये नहीं है प्राइस बॉन्ड्स, ये बात जहन से निकाल दें। अक्सर जब मैं बॉन्ड्स पढ़ाता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि शायद ये सर प्राइस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये प्राइस बॉन्ड्स नहीं है। बॉन्ड एक पेपर होगा, उस पर कंपनी की स्टैंप होगी, कंपनी का नाम लिखा होगा, कितने अरसे के लिए इशू होगा, और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी एक पेपर की तरह होगा, ये करेंसी नहीं है। तो हम बॉन्ड्स जो देखते हैं अक्सर हमारे मुल्क में 250 का, 200 का बॉन्ड, 550 का बॉन्ड, 700 का बॉन्ड, 1000 का बॉन्ड, ये वो वाले बॉन्ड्स नहीं है। ये एक पेपर होगा, कंपनी इसको आपको देगी, आप कंपनी को पैसे दे देंगे। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि ये दो पेपर्स अवेलेबल हैं बेटा इस मार्केट में, चाहे आप बॉन्ड खरीद लें चाहे आप शेयर्स खरीद लें। तो सबसे पहले बेटा इन दोनों के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। ये बताएं बॉन्ड्स और शेयर में क्या फर्क है? बॉन्ड्स खरीदेंगे तो क्या मिलेगा, शेयर्स खरीदेंगे तो क्या मिलेगा? सर बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलेगा और शेयर्स पे डिविडेंड। जी, पहला बेटा डिफरेंस, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरी तरफ बेटा आप शेयर्स में यहाँ पे लिख लें, इसके ऊपर आपको मिलेगा डिविडेंड। जी, और डिफरेंस बेटा? सर ये शेयर हैं उसमें जो प्रॉफिट होगा उसमें से
डिविडेंड मिलेगा, बॉन्ड्स में फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। वो हो गया बेटा, पहला डिफरेंस ये बताया कि बॉन्ड्स के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट होता है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड होता है, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा शेयर्स खरीद के आप क्या कहलाते हैं? शेयर होल्डर, कंपनी के और शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर्स Shareholder कंपनी के क्या होते हैं? मालक। ओनर ऑफ द ऑनर। तो बेटा बॉन्ड खरीदेंगे तो नो ओनरशिप, शेयर खरीदेंगे तो क्या मिलेगी आपको? ऑनरशिप मिलेगी। ठीक हो गया? ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब आप बॉन्ड शेयर्स खरीदते हैं तो आपको ओनरशिप मिलती है और शेयर होल्डर वोट डाल सकते हैं। अच्छा, आप वोटिंग के ऊपर आ जाएं, बॉन्ड वाले वोट डाल सकते हैं? नो सर, नो शेयर वोटिंग, होल्डर डालते नो हैं। वोटिंग राइट, और दूसरी Voting. तरफ लिख लें शेयर्स के आगे लिख लें वोटिंग राइट। मैं एक साइड पे लिख रहा हूँ, दूसरा उसको रिवर्स करते जाएं। तो बॉन्ड्स खरीदेंगे तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर्स खरीदेंगे तो डिविडेंड मिलेगा। बॉन्ड्स के ऊपर कोई ओनरशिप नहीं होती, जबकि शेयर्स के ऊपर बेटा आपको ओनरशिप मिलती है। और अगर वोटिंग की बात करेंगे तो बॉन्ड्स के ऊपर नो वोटिंग राइट और शेयर्स के ऊपर आपको वोटिंग राइट मिलता है। ठीक हो गया? ये तो होगा मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिक्योरिटीज। अब हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करते हैं बॉन्ड्स को। बॉन्ड्स के आगे बेटा फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं सिक्योर बॉन्ड्स और दूसरे को हम बोलते हैं अनसिक्योर बॉन्ड्स। क्या फर्क है दोनों में? सिक्योर बॉन्ड जी, एक के अगेंस्ट सिक्योरिटी आप है और एक के अगेंस्ट नहीं है। सिक्योर बॉन्ड्स के अगेंस्ट बेटा जो सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं इसके अगेंस्ट जो है वो कंपनी अपने एसेट्स प्लेज करती है। यानी कंपनी जो है वो अपने एसेट्स प्लेज करेगी और उसके बाद जो है वो मार्केट में बॉन्ड इशू होगा। और ये मोस्टली बेटा वो कंपनी इशू करती है। याद रखिएगा बेटा, गारंटी देने की उनको जरूरत पेश आती है जिनकी रेपुटेशन या तो लेस होती है या वो कंपनीज न्यू होती है। क्योंकि अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन बहुत अच्छी है और उसको मार्केट में पैसों की जरूरत है तो बेटा उसको गारंटी देने की जरूरत नहीं है, उसको प्लेज करवाने की जरूरत नहीं है। तो सिक्योर बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसके अगेंस्ट के ऊपर कंपनी के जो है वो अपने एसेट्स प्लेज करवाती है और ये वो कंपनी जैसा करती है जो लेस रिप्यूटेड होती हैं या वो न्यू होती हैं। जबकि अनसिक्योर बॉन्ड्स जो होती हैं इसके अगेंस्ट एसेट प्लेज नहीं किए जाते और ये वेल रिप्यूटेड जो कंपनीज होती हैं वो इशू करती हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा डिबेंचर्स का। डिबेंचर्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा है? क्यों बेटा, अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा आप लोगों ने? तो ये वही नहीं है कि बैंक कोई चीज गिरवी रखती है किसी को, किसी कंपनी के लिए। ओके, डिबेंचर्स किसको कहते हैं? चलिए ये बताएं बेटा, याद रखिएगा डिबेंचर्स भी बॉन्ड्स ही होते हैं। बॉन्ड का ही दूसरा नाम डिबेंचर है और जो अनसिक्योर बॉन्ड्स होते हैं बेटा उनको डिबेंचर्स भी कहते हैं। जो अनसिक्योर बॉन्ड्स होते हैं बेटा उनको हम डिबेंचर्स भी कहते हैं और जो सिक्योर बॉन्ड्स होते हैं उनको सिंपल हम बॉन्ड्स कहते हैं। तो अगर कभी आपको डिबेंचर का वर्ड आए तो आप ध्यान में रखिएगा कि ये बॉन्ड्स ही होते हैं। और ये किस किस्म के बॉन्ड्स होते हैं? ये वो बॉन्ड्स होते हैं जिसके अगेंस्ट कंपनी ने कोई एसेट प्लेज नहीं करवाए और ये वो कंपनी इशू करती हैं जो वेल रिप्यूटेड कंपनीज होती है जिनकी मार्केट रेपुटेशन बहुत हाई होती है। अगेन बेटा, अगर मैं आपसे कहूं दोनों में से कौन से बॉन्ड खरीदना लेस रिस्की है? सिक्योर। इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड खरीदना लेस रिस्की है? सर सिंपल बॉन्ड। सर डिबेंचर्स सिक्योर तो रिस्की होंगे ना? सर सिक्योर बॉन्ड जो है वो लेस सिक्योर रिस्की है। बॉन्ड जैसे सिंपल बॉन्ड्स कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप डिबेंचर्स बेटा जो खरीदेंगे, देखें मैं कंपनी बहुत रेप्यूटेड होती है, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि रेपुटेशन इज अ गुड थिंग, बट रेपुटेशन ये गारंटी नहीं देती कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। सिक्योर बॉन्ड्स के ऊपर ये गारंटी है कि अगर कंपनी भाग भी जाती है तो उसके एसेट्स तो यहीं पे है ना, वो बेचे जा सकते हैं। यानी सिक्योर बॉन्ड्स के अंदर पैसे मिलने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू डिबेंचर। मैं ये नहीं कहता कि डिबेंचर खरीदने नहीं चाहिए, लोग खरीदते हैं क्योंकि कंपनी देखिए, अब नेस्ले हो गया, पेप्सी होगी, कोक होगी, बहुत बड़े बड़े नाम है, ब्रांड्स हैं और ये इतनी जल्दी डूबते नहीं है। लेकिन क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क, तो बेटा जब रिस्क की बात करेंगे तो फिर भी बेटा डिबेंचर ज्यादा रिस्की है।
क्योंकि रेपुटेशन जो है वो गारंटी नहीं देती कि हमेशा रेपुटेशन ऐसी रहेगी। मे पॉसिबल आज रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कल पता चले जी कंपनी जो है वो डूब चुकी है। जिस तरह आजकल कोरोना का बेटा सूरत हाल है, बिजनेसेस अचानक बंद हो जाते हैं। जब बिजनेसेस अचानक बंद हो जाते हैं तो बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं वो भी लॉस की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर देखा जाए तो सिक्योर बॉन्ड्स खरीदना लेस रिस्की है। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, सेकंड सिक्योरिटी थी बेटा हमारे पास शेयर्स। ओके, शेयर्स की भी दो टाइप्स होती हैं। एक हम बोलते हैं प्रेफर्ड शेयर्स, ये आपने शायद पढ़ा भी हो, और एक होते हैं कॉमन शेयर्स। क्या फर्क है दोनों में? जी, प्रेफर्ड शेयर्स और कॉमन शेयर बेटा, ये दो शेयर्स तो जी बोले बेटा, बोले। डिविडेंड का ही मेन डिफरेंस है। डिविडेंड तो दोनों पे मिलेगा बेटा, क्योंकि दोनों ही शेयर है। सर प्रेफरेंस को प्रेफरेंस मिलती है। ओके ठीक है, यानी मैं इसको थोड़ा सा आपको लिख देता हूँ। जो प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं बेटा, डिविडेंड दोनों पे मिलेगा, इस पे आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। और जो कॉमन शेयर्स होते हैं बेटा, इसके ऊपर डिविडेंड फिक्स नहीं होता। यानी अगर आप प्रेफर्ड शेयर खरीदते हैं तो कंपनी आपको पहले ही बता देगी कि भाई आपको हर साल 2 रुपीज पर शेयर या 3 रुपीज पर शेयर या 4 रुपीज पर शेयर डिविडेंड मिलेगा। यानी कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो तब भी आपको 2 रुपीज मिलेगा, कंपनी को कम प्रॉफिट हो तब भी आपको 2 रुपीज मिलेगा। इवन कंपनी को लॉस भी हो जाए तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। प्रेफर्ड वालों को उसको प्रेफरेंस दी जाती है डिविडेंड देने पे, जबकि कॉमन शेयर वालों को अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, और अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं होता तो उस साल आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। जबकि कॉमन शेयर प्रेफर्ड शेयर वालों को अगर किसी साल डिविडेंड नहीं मिलता तो वो डिविडेंड अगले साल उसमें एक्यूमुलेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके साथ 2 रुपीज फिक्स हुआ था 2020 में, मैं आपको नहीं दे सका डिविडेंड कोरोना की वजह से, तो 2021 में वो 2 रुपीज और 2021 के 2 रुपीज, आपको 4 रुपीज पर डिविडेंड मिलेगा शेयर। तीसरा साल आ गया, आप 2 साल नहीं दे सके तो तीसरे साल आपको 6 रुपीज, यानी पिछले वाले ऐड होते रहेंगे। जबकि कॉमन शेयर अगर आपने खरीदा और किसी साल कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पाई तो नेक्स्ट ईयर आप उसको क्लेम नहीं कर सकते, यानी नेक्स्ट ईयर जो नया प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से आपको डिविडेंड मिलेगा। तो प्रेफर्ड वालों को डिविडेंड के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि कॉमन शेयर वालों को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। ये एक ही कंपनी के 2 शेयर्स हो सकते हैं। कुछ कंपनी प्रेफर्ड शेयर भी ऑफर करती है, कॉमन शेयर भी ऑफर करती है। अब आपका दिल करे आप प्रेफर्ड खरीद लें, आपका दिल करे आप कॉमन खरीद लें। ये तो होगा पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस बेटा, सो वोटिंग राइट्स जी, क्लेम ऑन एसेट्स बेटा, और इधर लिख लें नो क्लेम ऑन एसेट्स। कॉमन के नीचे लिख लें आप नो क्लेम ऑन एसेट्स। अच्छा, क्लेम ऑन एसेट्स का मतलब क्या होता है? क्लेम ऑन एसेट्स का मतलब होता है खुदा ना खासा बेटा जब कंपनी फेल हो जाती है, कंपनी फ्लॉप हो जाती है, कंपनी का दिवालिया निकल जाता है, ये कंपनी बंद हो जाती है, और कंपनी, मैंने आपको बताया था कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है कि सिर्फ कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा, जिसको पैसे मिल गए, जिसके पैसे रह गए, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो क्लेम ऑन एसेट का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी फ्लॉप हो जाती है तो सबसे पहले अगर कंपनी पैसे वापस करने पे आती है तो सबसे पहले पेमेंट किनको मिलेगी? प्रेफर्ड वालों को। अगर पैसे बच जाते हैं तो कॉमन वालों को मिलेंगे, अगर पैसे खत्म हो जाते हैं तो कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ कॉमन शेयर होल्डर। अब अगर आप ये दो डिफरेंसेस देखें तो कौन सा शेयर खरीदना बेहतर है? प्रेफर्ड सर। प्रेफर्ड शेयर खरीदना बेहतर है। उसकी वजह क्या है? तो पता है यार फिक्स चीज आनी है, प्रॉफिट में जाए कंपनी, लॉस में जाए प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। दूसरा ये भी गारंटी है कि यार अगर खुदा न खास्ता कंपनी फ्लॉप हो जाती है तो पहले पेमेंट मिलने के चांसेस मुझे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कॉमन। लेकिन लोग फिर भी कॉमन शेयर खरीदते हैं, व्हाई? सर अगर ज्यादा प्रॉफिट हो जाए तो फिर उनको ज्यादा हमें डेफिनेटली बेटा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन वालों पे ये देखें, यहाँ तो 2 रुपीज फिक्स कर दिए गए। मे पॉसिबल कॉमन वालों को ये फायदा होगा पहले साल ही ह्यूज प्रॉफिट हो जाए कंपनी को, तो वो ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकेंगे। सो दैट्स व्हाई एक तो बेटा ये फैक्टर है कि कॉमन शेयर के ऊपर इसलिए भी हम खरीदते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि यार मैंने फिक्स नहीं लेना, हो सकता है कि इसमें तो 2 रुपीज फिक्स कर दिए गए, मे पॉसिबल मुझे 10 रुपए पहले साल मिल जाए, 15 रुपए मिल जाए, तो वहां पे हाई रिस्क हाई रिटर्न आ सकता है। दूसरा बेटा जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि प्रेफर्ड वालों के पास भी वोटिंग राइट नहीं होता।
जबकि कॉमन शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आए तो आपको ज्यादा से ज्यादा कॉमन शेयर खरीदने पड़ेंगे। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मेरे पास 10 वोट है, वो चाहे मैं किसी एक बंदे को कास्ट कर दूं, चाहे मैं वो डिवाइड करके किसी बंदे को कास्ट कर दूं। तो प्रेफर्ड शेयर वालों के पास वोटिंग राइट नहीं होता, कॉमन शेयर वालों के पास वोटिंग राइट होता है। तो अगर आप वोटिंग राइट लेना चाहते हैं तो फिर आपको कॉमन शेयर खरीदना पड़ेगा। तो दो डिफरेंस आगे बेटा। पहला डिफरेंस, आपको ये आइडिया है कि अगर ये रिस्की है तो यहाँ रिटर्न मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, और दूसरा बेटा कि आपके पास वोटिंग राइट आ जाएगा। और डेफिनेटली बेटा ये लेस रिस्की होते हैं अगर देखा जाए तो, जो कॉमन शेयर वाले होते हैं वो मोर रिस्की होते हैं। ये हो गया बेटा हमारे पास कैपिटल मार्केट, जहां पे आपको दो सिक्योरिटीज मिलेंगी, एक बॉन्ड। सर इसमें प्राइस, एक्सक्यूज मी सर, जी, सर जी। प्राइस सीन है, मतलब दोनों की सेम होती है शेयर की प्राइस या डिफरेंट होती है? डिफरेंट हो सकती है बेटा। शेयर की प्राइस, कोई भी पेपर बेटा मार्केट में इशू किया जाता है उसकी प्राइसेस डिफरेंसेस हो सकते हैं, डजंट मैटर। मतलब फॉर एग्जांपल मे बी प्रेफर्ड शेयर मैंने 10 रुपए का ऑफर किया हो, कॉमन शेयर मैंने 15 रुपए का ऑफर किया हो, और बाकी जो शेयर्स की प्राइसेस होती हैं फिर वो देखिए, एक दफा जब पहली दफा शेयर मार्केट में भी पहली दफा आपने दोनों की प्राइस 10 रुपए रखी, चले मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। आपने एक ही दफा दोनों ऑफर किए, दोनों की प्राइस 10 रुपीज थी, प्रेफर्ड की भी और कॉमन की भी। ओके, आपने 10 रुपए के हिसाब से बेच दिए। अब मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, लोग प्रेफर्ड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, कॉमन की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। जब रीसेल की बात आएगी तो उस वक्त जो डिमांड एंड सप्लाई है दैट विल डिसाइड द प्राइस। मे भी ज्यादातर लोग कॉमन शेयर खरीदना चाह रहे हैं तो कॉमन शेयर की प्राइस इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी, फिर जो प्रेफर्ड शेयर उनकी प्राइस सेम वहीं पर रहेगी। अगर लोग प्रेफर्ड शेयर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो लोग प्रेफर्ड शेयर को ज्यादा खरीदेंगे, उनकी प्राइस इंक्रीज कर जाएगी। क्वेश्चन ये राइज होता है कि कंपनी इस तरह के दो दो पेपर क्यों इशू करती है। बेटा आप ये समझ लें कि ये प्रोडक्ट है, अगर एक कंपनी की प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाती है तो कंपनी उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेके आती है लोगों को का इंटरेस्ट बहाल करने के लिए। अब मैंने पैसे निकलवाने हैं आपसे, कुछ लोग डरते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं पैसा डूब जाएगा, तो कंपनी ने कहा चलो ठीक है, जो डरने वाले लोग हैं उनके लिए प्रेफर्ड शेयर है, उनको बताओ कि आपको ये फायदा है, ये फायदा है, ये फायदा है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो एक फिक्स ही अमाउंट है, इसमें तो कुछ भी फायदा नहीं है। कुछ लोग रिस्क टेकर होते हैं, उनके लिए कंपनी नई प्रोडक्ट दे दी कॉमन शेयर। तो प्राइसेस सेम भी हो सकती हैं, लेकिन बेटा जब मार्केट के अंदर आती है ना, मैं शुरू इशू की बात कर रहा हूँ कि मैं भी सेम प्राइस पे इशू किया हो, लेकिन जब मार्केट में चीज आ जाती है देन मार्केट फोर्सेस विल डिसाइड द प्राइसेस, यानी डिमांड एंड सप्लाई। तो जिसकी डिमांड बढ़ते जाएगी जिस प्रोडक्ट की, उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और लाजमी नहीं कि दोनों की प्राइस सेम हो, डिफरेंट हो सकती है बेटा। ओके सर, ठीक हो गया। पहले अभिषेक आपने इकट्ठे जब इशू किए थे तो मे भी सेम प्राइस रखी हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम में भी प्राइसेस दोनों की फ्लक्चुएट कर जाए, तो ये डिपेंड करता है। मैंने बोला ये प्रोडक्ट है, तो जिस तरह अगर किसी कंपनी की प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाए, प्रोडक्ट का मतलब कि मैंने पैसे निकलवाने हैं लोगों से, मुझे पैसों की जरूरत है, तो फिर मैं मुख्तलिफ फीचर्स लेके आऊंगा, मैं बॉन्ड इशू करूंगा, मैं फिर सिक्योर बॉन्ड इशू करूंगा, अनसिक्योर बॉन्ड इशू करूंगा, प्रेफर्ड शेयर इशू करूंगा, कॉमन शेयर इशू करूंगा, कमर्शियल पेपर की तरफ जाऊंगा, बैंकर एक्सेप्टेंस की तरफ जाऊंगा एंड सो ऑन। मतलब मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है मेरी जिसके जरिए मैं लोगों से पैसा निकलवा के अपने बिजनेस को रन कर रहा हूँ। और डेफिनेटली लोगों को उसके ऊपर बेनिफिट भी मिल रहा है, लोगों को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा सिवाय शेयर के, उस पर डिविडेंड मिलता है। ये होगी बेटा हमारी फोर्थ मॉडल। लॉजिकली देखने में यही लगता है कि प्रेफरेंस पे हमें फिक्स डिविडेंड मिल रहा है, रिस्की कम है, तो शायद इसकी शेयर प्राइस भी ज्यादा हो सकता है बेटा। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने बेटा आपको बोला डिमांड एंड सप्लाई। अब देखिए अगर आपका जो इन्वेस्टर मार्केट में बैठा है अगर वो डरने वाला है, रिस्क अवर्स है, यानी वो डरता है रिस्क लेने से, तो डेफिनेटली बेटा वो प्रेफर्ड शेयर की तरफ जाएगा। और जब वो प्रेफर्ड शेयर की तरफ जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर। और कुछ लोग होते हैं रिस्क टेकर। अब जो रिस्क टेकर अगर बिहेवियरल फाइनेंस के अंदर जाए तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेस हुई है बेटा। जो बिहेवियरल फाइनेंस कहता है वो ये कहता है कि जो आपका रिस्क टेकर लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करना है, और वो फिर रिस्की सिक्योरिटीज की तरफ जाते हैं। अब कॉमन शेयर खरीदना रिस्की है। क्यों रिस्की है? कि आपको नहीं पता कि पहले साल ही आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप रिस्क ले रहे हैं। प्रेफर्ड में तो पता है 2 रुपीज मिलने ही मिलने हैं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कॉमन वाले कहते हैं कि यार 2 रुपीज पता नहीं, मेरी कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मे पॉसिबली कंपनी ह्यूज प्रॉफिट जनरेट करे तो मुझे 10 रुपए मिल जाए। तो नो डाउट मे पॉसिबल प्रेफर्ड शेयर की प्राइसेस इंक्रीज कर जाएं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जिस मार्केट में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उस मार्केट की ऑडियंस यानी उस मार्केट के इन्वेस्टर की सोच क्या है। अगर उनकी सोच रिस्क अवर्स की है तो प्रेफर्ड शेयर की प्राइसेस ज्यादा होंगी। अगर उस मार्केट के जो इन्वेस्टर उसकी सोच रिस्क टेकर वाली है तो बेटा वो कॉमन शेयर की प्राइसेस ज्यादा होंगी। अगर हम आजकल के हालात देखें तो डेफिनेटली बेटा वी आर गोइंग फॉर प्रेफर्ड शेयर, क्योंकि कोरोना आया हुआ है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मैं प्रेफर्ड शेयर को प्रेफरेंस करूं कि यार कम से कम ये तो पता है ना कुछ अमाउंट आती रहनी है,
लेकिन अगर मार्केट सिचुएशन नॉर्मल है तो मे पॉसिबल मैं कॉमन सिक्योरिटी की तरफ जाऊं। तो बेटा वही रिस्क टेकर बाज दफा रिस्क अवर्स हो जाते हैं और वही रिस्क अवर्स बाज दफा रिस्क टेकर भी बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है सिचुएशन ऑफ द मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में यही होता है, स्टॉक एक्सचेंज में यही होता है, आपके सामने एक चीज आपको प्रॉफिट दे रही होती है, एकदम वो कोलैप्स कर जाती है, वो लॉस में चली जाती है, और वो चीजें जो लॉस में जा रही होती है वो एकदम आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देती है। मार्केट बबल्स क्या होते हैं, चलिए बताएं जरा थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ जी। व्हाट डज मीन बाय मार्केट बबल, एनी आइडिया? मार्केट बबल्स क्या होते हैं बेटा? ये छोटे छोटे फाइनेंस के कॉन्सेप्ट है, ये बेटा आपको पता होने चाहिए। मतलब मैं कोई इसके ऊपर आपको ये नहीं कह रहा कि आपको हिफ्ज करवा दो फाइनेंस, लेकिन छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए आपको। जिस तरह अभी इन्होंने बोला कि जिस तरह ये लेस रिस्की है, तो लगता है ये है कि लोग जो है वो प्रेफर्ड को ज्यादा प्रेफर करेंगे, लेकिन बेटा डेफिनेटली जो लोग चाहते हैं कि मैं बीओडीज के अंदर वोट डालना चाह रहा हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेरा दोस्त खड़ा हो रहा है, मैंने उसके लिए खरीदना है, तो बेटा हम ज्यादा से ज्यादा कॉमन शेयर खरीदेंगे ताकि उसको वोट कास्ट कर सके। जी क्या होता है मार्केट बबल? मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको याद सर आई गेस जहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो जरूरत से ज्यादा ही पार वैल्यू से हाई प्राइस पे होती है। यस बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। मैं वो एग्जांपल देने लगा था, आपको याद होगा बेटा शुगर जो है, शुगर की प्राइस एक टाइम पे 250 रुपए पे भी गई थी, 200 रुपए 250 रुपए पे केजी पे चले गई थी। मेरा ख्याल ये कौन सा दौर था, जरदारी दौर था या मुशर्रफ कैंटीन वाला दौर था, जब आटा बहुत ज्यादा महंगा हो गया था, शुगर बहुत ज्यादा स्कैंडल बन गए थे, तो फिर मुशर्रफ को जाना पड़ा था। मेरा मुशर्रफ दौर था बेटा, एंडिंग वाले दौर थे मुशर्रफ के, जब वो जाने वाला था, तो शुगर बहुत ज्यादा हाई प्राइसेस पे चली गई थी। मार्केट बबल का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंक्रीज इन प्राइस। जब मार्केट में किसी भी चीज की प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड मार्केट बबल। इसका मतलब है कि मार्केट में बबल क्रिएट होना शुरू हो गया। बबल क्रिएट कैसे होता है? बबल बेटा क्रिएट ऐसे होता है कि हम उस सिक्योरिटी को मार्केट के अंदर रिजर्व करते जाते हैं। जिस तरह शुगर थी, शुगर को स्टोर कर लिया गया और उसकी आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर दी गई, यानी सप्लाई कम कर दी गई और डिमांड बढ़ाई गई। होता क्या है, सिक्योरिटी मार्केट में भी ऐसे होता है। जब किसी कंपनी की सिक्योरिटी की हमने प्राइस बढ़ानी हो तो क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो किसी खास सिक्योरिटी को खरीदना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एबीसी कंपनी है, मैंने इसकी प्राइस बढ़ानी है, तो मैंने क्या किया, मैंने एबीसी में पैसा डालना शुरू कर दिया। अब एबीसी में पैसा आता जा रहा है, उसकी प्राइस पहले 10 रुपए थी, अगले दिन 11 रुपए होगी, अगले दिन 12, अगले दिन 14, फिर 15, फिर 16। तो लोगों को मार्केट में क्या सिग्नल जाएगा? सिग्नल ये जाएगा यार ये सिक्योरिटी की प्राइस मार्केट में बढ़ती जा रही है, हमें भी खरीदना चाहिए, डिमांड और बढ़ जाएगी, हमें भी खरीदना चाहिए। जिस तरह शुगर के केस में लोगों ने किया कि यार 100 रुपए किलो थी, 150 हो गई है, इसने 200 पे जाना है, लोगों ने 150 के हिसाब से स्टोर कर लिया, किसी ने 200 के रुपए हिसाब से स्टोर कर लिया, इसने और महंगी होना है, किसी ने 250 रुपए के हिसाब से स्टोर कर ली। अब सेम इसी तरह बेटा इन्वेस्टर करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, पैसा फेंकते जा रहे हैं। अब 10 रुपए वाली सिक्योरिटी वो 40 रुपए पे ले आए फॉर एग्जांपल। अब जस्ट जैसे ही 40 रुपए पे आई, एकदम उन्होंने सिक्योरिटीज अपनी मार्केट में फेंक दी, 40 रुपए के हिसाब से बेच दी। लोग खरीदने वाले बैठे हुए हैं क्योंकि लोगों को पता है कि इसने मजीद महंगा होना है। लेकिन जब एकदम उसकी सप्लाई बढ़ी तो क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता डिमांड कम होना शुरू हो गई। चीनी एकदम मार्केट में जब आ गई तो क्या हुआ, चीनी की सप्लाई बढ़ गई। अब जिस बंदे ने 250 रुपए पे स्टोर की थी, जब बाद में प्राइसेस 100 रुपए पे आ गई चीनी की, तो 250 रुपए वाले को जब 100 रुपए में बेचना पड़ा तो उसको ह्यूज लॉसेस हुए। तो जब भी मार्केट ब्लास्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं बबल ब्लास्ट होना, और जब भी बेटा बबल ब्लास्ट होता है, इसमें जो डूबता है ना हमेशा, वो मीडियोकर इन्वेस्टर डूबता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो नहीं डूबते। इसकी बेस्ट एग्जांपल अभी आजकल ले लें आप, चिकन की प्राइसेस की एग्जांपल ले लें, या फिर आप अंडों की एग्जांपल ले लें। अब आप देखिए अंडे कितने महंगे थे, मतलब कितने कॉस्टली हो चुके थे, और वो भी आर्टिफिशियल इंक्रीज की जा रहे थे क्योंकि उसकी सप्लाई को रोक दिया जाता है। एकदम प्राइस ठीक होगी अंडों की एक दफा, मतलब सर्दियों में जाके देखिए कितने महंगे थे अंडे, 200-300 रुपए दर्जन थे, एकदम जाके कुछ दिनों बाद 5-7-10 दिन के बाद वो प्राइसेस दोबारा नॉर्मल रेंज में आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो आर्टिफिशियली प्राइसेस को जो है वो बढ़ा देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये होना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप ऐसे बबल्स क्रिएट होते रहेंगे तो क्या होगा कि जो आपके छोटे लेवल के इन्वेस्टर्स है वो हमेशा डूबेंगे। और ये किसका काम है रोकना, इन बबल्स को रोकना किसका काम है बेटा? SECB हमारा एक अदारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसका काम ही ये है कि वो बबल्स क्रिएट ना होने दे। अगर उसको लगता है ना कि कोई खास सिक्योरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक मुसलसल रेट से बढ़ती जा रही है, तो फौरी तौर पर उसको एक्शन लेना चाहिए कि सिक्योरिटी के साथ क्या हो रहा है। ये कंपनी इतनी अच्छी हो गई है कि इसकी सिक्योरिटी की प्राइस एकदम इतनी बढ़ना शुरू हो गई, तो देन दैट कंपनी विल टेक एन एक्शन। देन SECB फिर एक्शन लेता है कि यार मैं चेक तो करूं क्या हो रहा है, मे पॉसिबल उसके बैकएंड के ऊपर जो लोग हैं वो पैसा लगा रहे हैं। तो बबल्स कभी भी क्रिएट नहीं होने चाहिए। मार्केट एफिशिएंसी का नाम शायद आप लोगों ने सुना, नहीं सुना तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी।
ये 3 तरह की मार्केट होती है, सेमी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी। उसमें बेटा ये चीजें सिखाई जाती है। पहले वो हम जब नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जाएंगे तो आई विल गाइड यू कि ये चीजें क्या होती है। ये बेटा होती है मार्केट बबल्स, जो है वो बाज दफा हम आर्टिफिशियल प्राइसेस भी बढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ओवर द काउंटर मार्केट बेटा क्या होती है? फिफ्थ एंड लास्ट वन, जिसमें सर दो पार्टीज एक्सचेंज करती हैं चीजें। वो तो हर मार्केट में दो पार्टीज एक्सचेंज ही करेंगी बेटा चीजें। सर आई गेस सर इसमें फिजिकल नहीं नेटवर्क के थ्रू। हाँ ये बिल्कुल, ये देखिए ऑनलाइन मार्केट बेटा इसको बोलते हैं। ओवर द काउंटर मार्केट इज कॉल्ड ऑनलाइन मार्केट। जिस तरह आजकल आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन चीजें आप खरीदते हैं, दराज की वेबसाइट के ऊपर आप चीजें खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं, ये सारी की सारी मार्केट जो है ये ओवर द काउंटर मार्केट कहलाती है। इस मार्केट के अंदर आपको न्यू सिक्योरिटी भी मिलेंगी, इस मार्केट के अंदर आपको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी भी मिलेंगी, इस मार्केट के अंदर आपको लेस देन 1 ईयर वाली भी मिलेंगी, इस मार्केट के अंदर आपको मोर देन 1 ईयर वाली भी मिलेंगी। अब मेरा क्वेश्चन सुनिएगा जरा गौर से। अगर ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर हर तरह की सिक्योरिटी अवेलेबल है, देखिए प्राइमरी मार्केट में सिर्फ न्यू मिल रही थी, सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ एग्जिस्टिंग मिल रही थी, मनी मार्केट में सिर्फ लेस देन 1 ईयर वाली, कैपिटल मार्केट में सिर्फ मोर देन 1 ईयर वाली, लेकिन ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें चारों की चारों मिलेंगी। अगर ये मार्केट है देन व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? फिर हमें बाकी मार्केट्स की क्या जरूरत है? सिर्फ इसी मार्केट को हम रखें, बाकी मार्केटें खत्म कर दें, क्या कहते हैं? तो इसमें फिजिकल नहीं ना है। तो वही तो कह रहा हूं ना, लेकिन इसमें फायदा तो है ना, इसमें हर तरह की सिक्योरिटीज अवेलेबल है। अगर आप फर्स्ट टाइम खरीदना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम वाली खरीद लें, अगर आप एग्जिस्टिंग खरीदना चाह रहे हैं एग्जिस्टिंग खरीद लें। तो व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ अदर 4 मार्केट्स? उनकी क्या जरूरत है हमें? हम सिर्फ इसी को रख लें, इसी को प्रमोट करें, बस दैट्स इट। क्या कहते हैं जी समीन बेटा? सर आई गेस इसमें जो इन्वेस्टर है उसका अकाउंट नहीं होता, वो ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ये काम करते हैं। बेटा जब भी आपने कोई सिक्योरिटी खरीदनी है वो ब्रोकरेज फर्म के थ्रू ही होगी। अगर आप फिजिकल में भी जाएंगे उसमें भी आपको किसी ना किसी ब्रोकर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और इसके अलावा क्या बेटा, सिर्फ ये बताएं, क्या आप लोग मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं कि जितने भी हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, क्या हर बंदे को नेट की फैसिलिटी अवेलेबल है? नंबर 1। नंबर 2, क्या हर बंदे को डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज करना आता है? नंबर 3, क्या नेटवर्क की जो फैसिलिटी है, जो इंटरनेट है, वो पाकिस्तान में हर जगह पे हर एरिया में अवेलेबल है या नहीं है? तो बेटा अगर आप इसका आंसर देंगे तो ये तीनों आंसर्स आपके नो होंगे। मे पॉसिबल 60% लोगों को यूज करना आता हो, लेकिन 40% लोगों को नेट यूज करना ना आता हो। अगर नेट यूज करना आता है तो उनको ऑनलाइन परचेजिंग करनी ना आती हो। अगर उनको ऑनलाइन परचेजिंग यूज करना आता है तो उनको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का आइडिया ना हो कि कैसे यूज करना है, पेमेंट्स कैसे करनी है। तो वो लोग जो तो ऑनलाइन मार्केट से वाकिफ हैं, जिनको ये सारी की सारी फैसिलिटीज आती हैं, तो जानते हैं कि यार ये ऐसा हम कर सकते हैं, तो वो तो इसकी तरफ आएंगे। लेकिन बेटा व्हाट अबाउट अदर इन्वेस्टर जिनको नहीं पता? आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बेटा जो ज्यादातर अमीर तबका है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो अगर देखे जाए पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन मे पॉसिबल उनको नेट यूज करना ना आता हो। देख लें, आप देख लें हमारे घरों में, देख लें हमारे बड़ों को, देख लें उनको ये ऑनलाइन सिस्टम का इतना आइडिया नहीं जितना हम लोगों को आइडिया है। मे भी हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको हमसे भी ज्यादा नॉलेज हो। लेकिन जब तक बेटा सबको नॉलेज नहीं आता तो ये 4 मार्केट भी एग्जिस्ट करेंगे। जिनको नहीं यूज करना, आप देखें अब दराज के ऊपर हर बंदे को शॉपिंग करनी नहीं आती, हम लोग मार्केट में जाके भी चीजें खरीद के लाते हैं। लेकिन जिनको ऑनलाइन शॉपिंग करने आते हैं वो मार्केट में नहीं जाते, वो कहते हैं यार यहीं पे ऑर्डर दो, घर पे चीज खुद ब खुद पहुंच जाएगी। मतलब लोग दोनों तरह की लोग जो फैसिलिटीज को यूज करना चाह रहे हैं। सो दैट्स व्हाई ऑनलाइन मार्केट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन बेटा उसके साथ साथ आपको फिजिकल मार्केट्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप सब लोगों को एजुकेट नहीं कर देते तब तक बेटा जो है ये मार्केट आपकी एग्जिस्ट करती रहेगी। अंडरस्टैंड बेटा? ये थी हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स एंड टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटा यहाँ तक की प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? यस नो में आंसर दिया करें बेटा, कि कोई पूछना तो बता दे कि नहीं पूछना। ओके, चल एक छोटा सा क्वेश्चन, फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? जस्ट नॉलेज के लिए। सर डेबिट कार्ड आपके अपने पैसे आप यूज करते हैं और क्रेडिट कार्ड बैंक आपको फैसिलिटी देता है। ओके, इसके अलावा? सर डेबिट कार्ड पे इंटरेस्ट नहीं पड़ता लेकिन क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट पड़ता है।
डेबिट कार्ड बेसिकली बिल्कुल सही बोला, डेबिट कार्ड बेटा वो कार्ड होता है जो आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े होते हैं वो आप यूज करते हैं, ठीक हो गया। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 20,000 रुपया पड़ा है तो आपके पास, जिसे हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं, डेबिट कार्ड का दूसरा नाम एटीएम कार्ड भी होता है। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते, वो बैंक ने आपको पैसे दिए होते हैं। क्रेडिट का मतलब होता है उधार दिया हुआ है आपको, उसकी लिमिट होती है 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 50,000, 10,000, जितनी भी बैंक आपको लिमिट देता है। तो वो पैसा बैंक का होता है और उसको यूज करने पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एक खास लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल बैंक कहता है जी 50 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर 50 दिन से ज्यादा पे आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर पर डे के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो ये होता है क्रेडिट कार्ड। अच्छा, अब आप लोगों ने जो मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है, जो आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाए कितने लोगों को, क्योंकि फाइनेंस आप लोग पढ़ रहे हैं, कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ वर्ड लिखे होते हैं। मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, जिस तरह ये लिखा हुआ कार्ड के ऊपर। एक्सक्यूज मी सर, जी जी, सही तरह बताइएगा कि यहाँ से आपने क्या बताया था कि ये क्यों बेहतर है ओवर द काउंटर मार्केट। मैंने बेटा बोला था कि ओवर द काउंटर मार्केट जो होती है वो ऑनलाइन मार्केट होती है। जिन लोगों को तो ऑनलाइन चलाना आता है तो वो ओवर द काउंटर मार्केट में चले जाएंगे। जिन लोगों को नेट नहीं चलाना आता, जिनको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए फिर फिजिकल मार्केट एग्जिस्ट करती है। अगर आपको पता है यार कि मैं ऑनलाइन खरीद सकता हूँ तो आप घर बैठ के ऑनलाइन चीजें खरीद लें। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार नहीं, ऑनलाइन मुझे नहीं पता, हो सकता है इसमें कोई फ्रॉड ना हो जाए, जिस तरह डरते हैं लोग यार इसमें फ्रॉड होने का चांस है, तो फिर बेटा आपके लिए फिजिकल मार्केट से पड़ेंगे, तो आप फिर वहां पे जाके सिक्योरिटीज को खरीद सकते हैं। तो दोनों मार्केट एग्जिस्ट कर रही है बेटा। ओके सर। ओके बेटा, मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, आप लोगों ने मुझे इनका मतलब बताना है। जी, वन लिंक हो गया, वीजा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, A+ लिखा होता है, E-NET लिखा होता है, और भी कुछ वर्ड होते हैं। मैं भी चेक करता हूँ, मेरे पास कुछ कार्ड है, मैं देखता हूँ उसमें कुछ वर्ड लिखे हैं। पहले मुझे बताएं वन लिंक का मतलब क्या होता है। चलें, ये कार्ड के ऊपर कुछ वर्ड लिखे होते हैं, जो आपके पास कार्ड होते हैं उनके ऊपर ये कुछ वर्ड लिखे होते हैं। क्योंकि आप फाइनेंस पढ़ रहे हैं तो कोई आपसे वैसे ही पूछ लेता है कि यार आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है, इसका मतलब क्या है, तो कम से कम आपको ये तो पता होना चाहिए ना इनका मतलब क्या होता है। जी, वन लिंक का मतलब क्या है? बोलने बेटा, वन लिंक का मतलब क्या होता है? जी बेटा बोलने, क्या हो गया? सर आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है, चलें अब आपको आइडिया होना चाहिए। जस्ट एक सेकंड में आप लोगों को कुछ कार्ड दिखाता हूँ, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो उनके ऊपर क्या क्या लिखा होता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको बैंक ऑफ पंजाब का दिखा रहा हूँ। अगर आप इस बैंक ऑफ पंजाब के कार्ड पे देखें तो यहाँ पे देखें, अगर आपको नजर आए तो यहाँ पे ये लिखा हुआ मास्टर कार्ड, जहाँ पे मैंने उंगली रखी हुई है, 2 बटन बने हुए, मास्टर कार्ड लिखा हुआ है। और इसकी बैक साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ वन लिंक, जहाँ पे ये मैंने उंगली रखी हुई है। सेम इसी तरह अगर मैं आपको बैंक अल्फला का क्रेडिट कार्ड दिखाऊं तो ये देखें, यहाँ पे कॉर्नर में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ मास्टर कार्ड, और इसके किसी भी जगह पे वन लिंक नहीं लिखा हुआ, सिर्फ मास्टर कार्ड लिखा हुआ है। अच्छा, इसी तरह अगर हम एमसीबी का देखें तो यहाँ पे देखें, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन पे, ये देखें यहाँ पे ये यूनियन पे लिखा हुआ वर्ड लिखा हुआ है, और इसकी बैक साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 चीजें लिखी आ रही हैं, एक लिखा हुआ वन लिंक और आगे लिखा हुआ एमनेट। ये ध्यान में रखिएगा, एमनेट, मैंने ई-नेट भी लिखा है, ये एमनेट भी होता है, ये एमनेट के साथ वर्ड लिखा होता है। अच्छा, इसी तरह अगर आप फैसल बैंक देखें तो यहाँ पे उसने मास्टर कार्ड का वर्ड लिखा हुआ सिर्फ। ये देखें, ये बेटा जो दो रेड और ये येलो बटन होते हैं, ये जो बने ना सर्कल, ये मास्टर कार्ड के सर्कल होते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। जिस कार्ड के ऊपर आपको ये 2 सर्कल्स नजर आएंगे वो मास्टर कार्ड होता है। सेम इसी तरह भी अगर आप एमसीबी का देखें तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ वीजा, VISA, और इसकी बैक साइड अगर आप चेक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ वन लिंक। और इसी तरह अगर आप अलाइड बैंक देखें तो ये फ्रंट पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है वीजा,
और बैक साइड पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। A+ लिखा हुआ है, साथ में वन लिंक लिखा हुआ है। अब ये मैंने आपको मुख्तलिफ अपने क्रेडिट कार्ड्स दिखाए आप लोगों को जो मेरे पास अवेलेबल थे, जो मैं यूज कर रहा हूँ। मुख्तलिफ बैंकों के मैं यूज कर रहा हूँ, MCB का यूज कर रहा हूँ, फैसल बैंक का यूज कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ बैंकों की मुख्तलिफ इनकी लिमिट्स हैं, किसी की 1 लाख है, किसी की 2.5 लाख है, किसी की 1.5 लाख है। प्रॉब्लम इज दैट कि इनका मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए बेटा। वन लिंक का मतलब ये होता है किसी भी कार्ड के ऊपर अगर वन लिंक लिखा है, इसका मतलब है कि उस कार्ड को आप किसी भी ATM मशीन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये अलाइड बैंक है, इसके अंदर पैसे पड़े हैं, मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो लाजमी नहीं कि आपने अलाइड बैंक की ही मशीन में डाल के पैसे निकलवाने हैं। वन लिंक का मतलब है कि ऑल द बैंक्स आर कनेक्टेड विद वन लिंक। आप अलाइड बैंक का कार्ड है, आपके सामने MCB की मशीन है, आप इस कार्ड को उसमें डालेंगे और अपना कोड देंगे, पैसे वहां से विड्रॉ हो जाएंगे। आप अलाइड बैंक आपके पास कार्ड है, आपके सामने कोई UBL की मशीन आती है, आप उसके अंदर कार्ड डालेंगे तो वन लिंक बेटा हर कार्ड के ऊपर लिखा आपको मिलेगा, मोस्टली कार्ड्स के ऊपर, क्योंकि सारे के सारे बैंक जो हैं वो एक लिंक के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। फर्क क्या होगा कि जब आप विड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर कुछ फीस पड़ेगी आपको, 15-16 रुपए पर ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं, वो आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप अपने बैंक की ATM से निकलवाएंगे तो कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप किसी और बैंक की ATM यूज करेंगे तो 15 या 16 रुपए पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपको चार्जेस पड़ेंगे, और ये कोई बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है। देखिए आपको फैसिलिटी क्या है कि अलाइड बैंक की जो ब्रांच है यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अब मेरे घर के सामने जो है वो UBL की ब्रांच है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी अलाइड बैंक जाने की, तो मैं सामने से UBL से पैसे विड्रॉ कर लूंगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वन लिंक। और ये आप अपने घरों में देख लें, फादर के पास, ब्रदर के पास देखिए, कोई भी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उनके पास हो तो उसके ऊपर